Welcome back in online class of Urmila Devi PG College, Rasar Barod, Prayagraj. Today we will discuss about the types of frame of reference. In the previous video lecture, we will discuss about the frame of reference, which is defined as a coordinate system relative to which we described position of an object is known as frame of reference. या हम कह सकते हैं एक coordinate system which describe the relative to which the position of an object is described, या for describing the position of an object which coordinate system is required is called the frame of reference. इस प्रकार से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके सापेक्ष हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को परिभाषित करते हैं या बताते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताने के लिए जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमको आवश्यकता होती है वही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। पिछले वीडियो में लेक्चर में हमने आपको बताया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली जैसे हम मानते हैं कि अगर एक ऑब्जर्वर है, हमने उस पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये भी बताया कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, जैसे हम यहाँ मानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में हमने आपको बताया है कि जैसे हम मानते हैं ये हमारा कोई फ्रेम है, ये हमारा कोई फ्रेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि कोई कार है, कार को ही ले लेते हैं, सिंपली मान लेते हैं कोई कार है। कार में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि ये हमारी कार है, मान लेते हैं ये कोई कार है हमारी, इस प्रकार से हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से मानते हैं ये कोई कार हमारी है। कार में हम मान लेते हैं ये हमारा फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ इसी कार के ऊपर एक ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है। ये इस फ्लैग को अगर ऑब्जर्व करेगा कार में ही, यानी कार जो हमारा है कार में ही ये ऑब्जर्वर भी है और उसके ऊपर ये फ्लैग लगा है, तो यहाँ ऑब्जर्वर कार से अगर कार में ही रह के ऑब्जर्वर इस फ्लैग को मेज़र करेगा तो ऑब्जर्वर ये कहेगा कि फ्लैग रेस्ट पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि कार और ऑब्जर्वर और फ्लैग के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी ऑलवेज, चाहे कार हमारा यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाए, इस पॉइंट तक पहुँच जाए, फिर भी कार हमारी यहाँ भी आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो हम तो कहेंगे कि मोशन में है, लेकिन यहाँ का ऑब्जर्वर ये बताएगा कि फ्लैग हमारा क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक, अगर हम यहाँ कोई ऑब्जर्वर रखते हैं, एक ऑब्जर्वर हमारा यहाँ है, ये ऑब्जर्वर जब इस फ्लैग को मेज़र करेगा तो ऑब्जर्वर आफ्टर सम टाइम जब कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी तो ऑब्जर्वर बताएगा कि कार क्या है, मोशन में है और फ्लैग भी मोशन में है, फ्लैग की भी पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, वो भी मोशन में है। ठीक, तो इसी की सहायता से, यानी जिस रेफरेंस पॉइंट से जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, जिस पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। वही रेफरेंस पॉइंट जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइज करता है वही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस रेफरेंस पॉइंट से, जिस रेफरेंस सिस्टम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को मेजर करते हैं वही रेफरेंस सिस्टम, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। अब ये ऑब्जर्वर जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइज करेगा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट जो हमारा फ्लैग है ये जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइज करेगा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका, यानी कि यहाँ से ये जिसमें लाइज करेगा और ये जहाँ से इसको ऑब्जर्व करते हैं ये, तो इसके लिए रेफरेंस हमको कहाँ से मिल रहा है, इसके द्वारा मिल रहा है, इस ऑब्जर्वर के द्वारा मिल रहा है। तो ये ऑब्जर्वर इसकी स्थिति को बताएगा। तो इस फ्लैग की स्थिति को बताने के लिए जिस रेफरेंस सिस्टम की हमको आवश्यकता होती है वही रेफरेंस सिस्टम हमारा क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। चीज़ें हमने पीछे आपको बताई हैं। सिंपली हमने आपको बताया कि a system of coordinate axis which required to describe the position of an object, an event or any particle is known as the फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसकी आवश्यकता होती है किसी भी पार्टिकल के, किसी भी इवेंट यानी घटना के या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताने के लिए जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है वही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। हमने आपको पीछे के वीडियो लेक्चर में बताया है। आज हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा दो प्रकार का होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम यहाँ लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ frame of reference
रेफरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको क्लियर हो गया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बताया कि जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, जिसके सापेक्ष मेजर करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताने के लिए जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमको आवश्यकता होती है, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ऐसा हमने आपको बताया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ क्लियरली ये आपको एक बात और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में, कि यदि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम फ्रेम में लाइज करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अगर सेम फ्रेम में लाइज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की हमेशा एग्जैक्ट पोजीशन को, एब्सोल्यूट पोजीशन को ऑब्जर्वर मेजर करेगा। समझ रहे हैं? यानी यदि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम फ्रेम में लाइज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो ऑब्जर्वर उसको रेस्ट पोजीशन में मेजर करेगा। यदि ऑब्जेक्ट हमारा मूविंग पोजीशन में है तो ऑब्जर्वर मूविंग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को मेजर करेगा, अगर वो सेम फ्रेम में लाइज कर रहा है तो। समझ रहे हैं? ध्यान से बात सुनिए। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे कार है या बस है, बस में हम ट्रेवल करते हैं, बस में हम बैठते हैं, तो बस में बैठा हुआ एक यात्री हम मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर है, ठीक। एक यात्री बैठा हुआ है जो कि ऑब्जर्वर है, और किसी भी पार्टी या कोई भी बॉल है या कोई भी बैग है जो कि बस के अंदर रखा हुआ है, वो हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट है। जब बस में के अंदर बैठा हुआ यात्री उस बैग को, बस के अंदर रखे हुए बैग को देखेगा तो वो ऑब्जर्वर, जो आपका बस के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, वो उस बैग को रेस्ट पोजीशन में मेजर करेगा, वो बताएगा बैग रेस्ट पोजीशन में है। और उसी बैग को अगर उसी बैग को एक ऑब्जर्वर रोड के, सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, वो अगर उस बैग को ऑब्जर्व करेगा तो उस बैग को ऑब्जर्व करेगा या उस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्जर्वर को जब ऑब्जर्व करेगा, उस बस में बैठे हुए यात्रियों को ऑब्जर्व करेगा, तो सड़क के किनारे खड़ा हुआ यात्री ये कहेगा कि सारे यात्री, जो बस के अंदर बैठे हुए यात्री हैं, सड़क के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति वो मेजर करेगा, तो कहेगा कि बस के अंदर बैठे हुए सारे यात्री क्या हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक। लेकिन बस के अंदर बैठा हुआ अगर कोई ऑब्जर्वर है, वो सारे यात्रियों को देखेगा तो सारे यात्री उसको कैसे दिखेंगे, रेस्ट पोजीशन में दिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो 100% ये बात आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट आपका लाइज करता है, अगर उसी फ्रेम में ऑब्जर्वर भी लाइज करता है तो ऑब्जर्वर हमेशा ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट स्थिति को मेजर करेगा, जो उसकी वास्तविक स्थिति है वही मेजर करेगा। समझ रहे हैं ना? वास्तविक स्थिति मेजर करेगा, यानी कहने का मतलब बैग बस में रखा हुआ है, बस के अंदर बैग रखा हुआ है, बस के अंदर बैठा हुआ यात्री जो है वो बैग को रेस्ट पोजीशन में देखेगा, लेकिन उसी बैग को अगर कोई यात्री बस के बाहर यानी दूसरे फ्रेम में लाइज कर रहा है, उस फ्रेम से जब ऑब्जर्व करेगा तो बैग को मूविंग पोजीशन में देखेगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि रेस्ट पोजीशन में रखी हुई वस्तु अगर सेम फ्रेम से मेजर की जाएगी, सेम फ्रेम से ऑब्जर्व की जाएगी तो रेस्ट दिखेगी, अगर अदर फ्रेम से यानी दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व की जाएगी तो मूविंग पोजीशन में दिखेगी, ठीक। तो चलिए सर, सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, आगे के टॉपिक्स में बताएंगे। पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल का मतलब है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करता हो या लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता हो। जब लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करेगा तो एग्जैक्टली लॉ ऑफ इनर्शिया को प्रूव करता है कौन? आपका जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, यानी कहने का मतलब जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया को प्रूव करता है। यानी कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जो मेन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, ठीक, जो कि फर्स्ट लॉ को भी प्रूव करता है और थर्ड लॉ को भी प्रूव करता है, ठीक है। इस प्रकार से तो कहने का मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के नियम क्या होल्ड करें, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट
एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर होल्ड ट्रू, यानी कहने का मतलब कि जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम ट्रू, यानी कहने का मतलब होल्ड ट्रू कहने का मतलब है कि जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम जिस फ्रेम में वैध होते हैं, जिस फ्रेम में सत्य होते हैं, उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी कि जिस फ्रेम में न्यूटन्स के प्रथम और द्वितीय नियम वैध माने जाते हैं, सही माने जाते हैं, उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे न्यूटन का प्रथम नियम जो हमारा है, हम ये कहा जाता है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, हम जानते हैं कि if a body is not acted upon by any external force, it continues in its state of rest or मूव्स विथ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यदि किसी वस्तु पे हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, यदि किसी वस्तु पे हम वाय फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, तो वस्तु जिस अवस्था में है, यानी यदि विराम अवस्था में तो लगातार विराम अवस्था में बना रहेगा, यदि गति की अवस्था में तो एक समान गति की अवस्था में बना रहेगा। यदि हम वस्तु के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी वाय बल नहीं लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो वस्तु एक समान गति से चलता रहेगा। तो इसी प्रकार से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन के गति के प्रथम और द्वितीय नियम होल्ड करते हैं, जिसमें न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होता है। जिस फ्रेम में न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम लागू होता है, वही फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम होगा जो कि जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्स्ट्रा फोर्स वर्क ना करता हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की अनुपस्थिति में जो फ्रेम वर्क करेगा, जो फ्रेम मूव करेगा या जो फ्रेम वर्क करता रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स के अपसेंटी में यानी एक्सटर्नल फोर्स की अनुपस्थिति में जो फ्रेम वर्क करेगा, वही फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब यदि किसी फ्रेम को हम कंसीडर करते हैं, वो फ्रेम एक समान गति से चल रहा है, एक समान यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, तो वो फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। या यदि कोई फ्रेम हम कंसीडर करते हैं वो रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन में लगातार बना हुआ तो इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब कि वे फ्रेम जो विराम अवस्था में होते हैं, जो फ्रेम एक समान गति की अवस्था से चलते रहते हैं, यानी कहने का मतलब कोई भी फ्रेम है, हम मान लेते हैं कि यू वेलोसिटी से लगातार मूव कर रहा है, तो यू वेलोसिटी से जब लगातार या 2 मीटर पर सेकंड के वेग से 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, यानी एक समान वेग से चल रहा है, तो फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल होगा। यानी यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में बनी रहे, या गति की अवस्था में तो एक समान गति की अवस्था में लगातार बनी रहे। यानी कहने का मतलब वे फ्रेम जो न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन करते हैं, या जिस फ्रेम में न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होता है, वैध माना जाता है, वही फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। ठीक, इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनर्शियल फ्रेम को कह सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम में हम बता सकते हैं कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's law of motion hold true are called inertial frame of reference. Are called inertial frame of reference. ठीक है, यानी वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड ट्रू आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम ऐसा भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होल्ड ट्रू आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम ऐसा भी कह सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड ट्रू आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम होल्ड ट्रू कहने का मतलब कि सत्य पाए जाते हैं, या जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम लागू होते हैं, वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहे जाते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को हम जानते हैं कि इफ़ ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाई नॉट एनी एक्सटर्नल फोर्स, हम यहाँ कह सकते हैं इफ़ ए बॉडी इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स इट कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यदि किसी पिंड पे हम कोई वाह्य बल नहीं लगाते हैं, तो वह पिंड लगातार एक समान गति की अवस्था से या एक समान अवस्था में यानी विराम अवस्था में बना रहता है।
ठीक है। यानी न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन जिस फ्रेम में होता है वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यानी वह फ्रेम जो फ्रेम एक समान गति से अगर चल रहा है, यानी यदि किसी फ्रेम को हम कंसीडर करेंगे ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या कह सकते हैं कि लेट अस कंसीडर यस इज़ द फ्रेम विच ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी यदि हम कंसीडर करें कि एक फ्रेम यस है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, हम कंसीडर करें, जैसे यही हमने फ्रेम कंसीडर किया है। फ्रेम मान लेते हैं ये हमारा फ्रेम यस है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से एक समान वेग v से मूव कर रहा है, एक समान वेग से लगातार चल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एक समान वेग से चल रहा है, यानी इसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता तो एक समान वेग से नहीं चलता, लगातार इसके एक्सीलरेशन में चेंजिंग होती, इसका एक्सीलरेशन चेंज होता। जब इसका एक्सीलरेशन चेंज होता तो फ्रेम की वेलोसिटी चेंज होती, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहे जाएंगे। सिंपल सी बात है, जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होता है, जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम लागू होते हैं। यानी वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक समान गति से चलते हैं या एक समान वेग से चलते रहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे क्या कहे जाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहे जाएंगे। या वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लगातार गति के यानी कि विरामावस्था में बने हुए हैं, या हम जैसे हम यहाँ कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर यस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट अस कंसीडर यस इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज इन रेस्ट, या जो कि रेस्ट पोजीशन में है। यानी कि वे फ्रेम जो रेस्ट पोजीशन में लगातार बने रहेंगे, रेस्ट पोजीशन में है, उनको हम इनर्शियल कहेंगे। जो एक समान वेग से चल रहे हैं उनको हम इनर्शियल कहेंगे। जो असमान वेग से, यानी कि अभी मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कुछ सेकंड के बाद ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा, तो फ्रेम हमारा इनर्शियल नहीं होगा। जिसमें यानी कहने का मतलब वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो एक समान वेग से चलते हो, यानी कि न्यूटन के नियम का पालन हो। दूसरा हम यहाँ पॉइंट क्या ले सकते हैं, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड ट्रू, यानी जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम, या कह सकते हैं न्यूटन के नियम क्या हो, लागू होते हैं, वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे इनर्शियल कहे जाएंगे। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि फ्रेम विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहे, एक गति की अवस्था में तो एक समान गति की अवस्था में रहे। यानी यदि कोई फ्रेम विरामावस्था में है तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा, रेस्ट पोजीशन में इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। यदि कोई फ्रेम एक समान वेग से मूव कर रहा है, यानी एक समान वेग, जैसे मान लेते हैं लेट अस कंसीडर यस इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विच ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v वेलोसिटी से v एक समान वेग से चल रहा है, तो यानी इनर्शियल है, एक समान वेग से चल रहा है, यानी न्यूटन का नियम होल्ड करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि एन इनर्शियल फ्रेम इज ए फ्रेम इन विच देयर आर नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड या अप्लाइड। यहाँ हम कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, यानी कहने का मतलब F की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देयर आर नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम कह सकते हैं कि इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस there are no any external force, there are no any external force applied, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। यानी कहने का मतलब दैट इज करके लिख सकते हैं आप, दैट इज F इज इक्वल टू 0, F की वैल्यू 0 होगी। ऐसा हमने क्यों कहा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमको ऊपर डेफिनेशन में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताया गया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम होल्ड करते हैं, न्यूटन के प्रथम द्वितीय नियम लागू होते हैं। यानी कहने का मतलब कि वे फ्रेम न्यूटन का प्रथम नियम, जैसे कि हम कहते हैं जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगा, गति की अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, या कह सकते हैं बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई भी फ्रेम विरामावस्था में रहेगा, गति की अवस्था में रहेगा, एक समान गति की अवस्था में रहेगा। यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में तब हमारा इनर्शिया का नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड करेगा। तो F की वैल्यू हमने मान लिया कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर आर नो इन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, F की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, F इज इक्वल टू होगा m इंटू ए इज इक्वल टू 0, m इंटू ए इज इक्वल टू 0 होगा। m इज द मास ऑफ बॉडी एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। हियर द मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0, यानी कि मल्टीप्लिकेशन 0 है तो मास ऑफ बॉडी का मास तो 0 होगा नहीं, जो बॉडी हम कंसीडर करें उसका मास 0 तो होगा नहीं, कि m की वैल्यू 0 नहीं है। दैट मीन्स क्या है, a की वैल्यू 0, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के बराबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल तभी होगा जब इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 हो।
ठीक, अगर दोनों नॉन जीरो क्वांटिटीज हो जाएंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन कभी जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होगा। दैट मीन्स m तो जीरो होगा नहीं, तो जीरो कौन होगा, इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू जीरो। यानी हम कह सकते हैं कि जो यानी कहने का मतलब है जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कह सकते हैं कि दस द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अनएक्सीलरेटेड। यानी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो अनएक्सीलरेटेड होगा, उसमें एक्सीलरेशन का कोई रोल नहीं होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो होगा। अब आपके मन में एक बात आती होगी कि जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनएक्सीलरेटेड होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो एक समान वेग से चलेगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ ये है कि यदि वस्तु एक समान, यानी कि जो हम फ्रेम कंसीडर कर रहे हैं, यदि फ्रेम वो एक समान वेग से चल रहा है, हमने मान लिया कि एक समान वेग v से चल रहा है, तो v से चल रहा है तो इसका मतलब नहीं कि उसमें एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन है, लेकिन एक्सीलरेशन में चेंजिंग नहीं होगी। जिस एक्सीलरेशन से वो चल रहा है, ये v वेग से चल रहा है तो v वेग से लगातार चलता रहेगा। अगर उसके एक्सीलरेशन में चेंजिंग हो जाए तो उसकी वेलोसिटी जो v है वो v से अधिक हो जाएगी या v से कम हो जाएगी, अगर एक्सीलरेशन में चेंजिंग होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो जिस अवस्था में है, जैसे एक समान वेग से चल रहा है तो एक समान वेग से लगातार चलता रहेगा। यानी कहने का मतलब जब वो एक समान वेग से चल रहा है तब उसके एक्सीलरेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तब वहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। दैट मीन्स यानी यदि फ्रेम को हम जैसे मानते हैं, जैसे हमने मान लिया कि ये फ्रेम हमारा यस है, ये फ्रेम हमारा यस है और ये फ्रेम हमने मान लिया यस डैश है, ठीक है, ये फ्रेम हमने मान लिया यस डैश है। हमने कहा कि ये फ्रेम हमारा जो है रेस्ट में है, तो ये जब रेस्ट में है तो रेस्ट पोजीशन में लगातार बना रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स या एक्सटर्नल एक्सेलरेशन यूज ना किया जाए। जब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा तब तक ये क्या है, विरामावस्था में बने रहेगा। और एक्सेलरेशन तभी आएगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हम यूज करेंगे। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा, फ्रेम हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तो बॉडी क्या है, मोशन में नहीं आएगी, ठीक है, मोशन में नहीं आएगी, रेस्ट पोजीशन में लगातार बनी रहेगी। तो रेस्ट पोजीशन में लगातार बनी रहेगी, इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, लगातार रेस्ट पोजीशन में बना हुआ है। तो लगातार रेस्ट पोजीशन बना तो इनर्शियल फ्रेम की यही कंडीशन है कि वे फ्रेम जो लगातार एक समान अवस्था में बने रहें, यानी यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहें, गति की अवस्था में तो एक समान गति की अवस्था में रहें, यानी कहने का मतलब एक समान वेग से चलते रहें, ठीक है। तो जैसे ये रेस्ट पोजीशन में है तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल एक्सीलरेशन यूज नहीं होगा, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स यूज नहीं होगा, तब ये फ्रेम हमारा इनर्शियल कहा जाएगा। जैसे रेस्ट पोजीशन में अगर हम फोर्स यूज करेंगे, फ्रेम हमारा मूव कर जाएगा, मूव करने लगेगा, दैट मीन्स ये इनर्शियल फ्रेम नहीं कहा जाएगा। समझ रहे हैं ना, जब इसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा तो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम नहीं कहा जाएगा। यानी कह सकते हैं, अगर आपको जैसे क्वेश्चन में पूछे कि जैसे ये जो पेपर आपका रिलेटिविटी का होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछे कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज या कह सकते हैं कि द एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज, तो नीचे आपको जैसे ऑप्शंस में दिया रहेगा इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, तो इस प्रकार से। तो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाहिर सी बात है कि इनर्शियल नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको कंडीशन दिखा दिया कि इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर आर नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, एफ की वैल्यू जीरो होगी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन जीरो होगा, यानी इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर आर नो एनी एक्सीलरेशन इज यूज्ड, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन क्या होता है, शून्य होता है, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं। हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट और इधर लिख सकते हैं आप, ये हमने दिखा दिया आपको। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है, अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 10, इसके आधार पर लिख सकते हैं 10 इनर्शियल फ्रेम और अनएक्सीलरेटेड फ्रेम, यानी जो इनर्शियल फ्रेम होगा वो अनएक्सीलरेटेड फ्रेम होगा, उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। अब इसके आधार पे अगर हम कंसीडर करें, जैसे पीछे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताया था, A इज इक्वल टू होगा d2r/dt², दैट मीन्स A इज इक्वल टू d2r/dt² इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। d2r/dt² को अगर हम ओपन करें तो हम लिख सकते हैं इसको d2x/dt² कैप प्लस d2y/dt² j
प्लस d2z बाई dt² k कैप इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका मतलब हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट हम इसको कह सकते हैं कि d2x बाई dt² इज इक्वल टू 0, d2y बाई dt² इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं d2z बाई dt² इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, d2z बाई dt² इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर आर नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज वर्क, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 10 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एन अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि अब यहाँ से एक और हम बता सकते हैं, जैसे यदि हम कहें कि एक फ्रेम हम कंसीडर करें जिसमें हम माने कि फ्रेम हमारा एक्सीलरेटेड है। जैसे कोई भी फ्रेम कंसीडर करें, जैसे हमने यही फ्रेम मान लिया, यस फ्रेम मानते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का, ये फ्रेम हम कंसीडर करें, मान लें कि ये फ्रेम हमारा क्या है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है। और इसमें जो बॉडी है, जैसे जो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा एक समान वेग से, मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो v वेलोसिटी से v एक समान वेग से चल रहा है। अगर हमारा फ्रेम एक्सीलरेटेड होगा, ऑब्जेक्ट हमारा और उस फ्रेम में लाइज करने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक समान वेग से चलता रहेगा, तो जब ऑब्जर्वर, जो यहाँ ऑब्जर्वर इस फ्रेम में लाइज करेगा, इसके ओरिजिन पे मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वर है, कोई भी प्रेक्षण करता है जो कि यहाँ पे है और ये इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रेम क्या है, एक्सीलरेटेड है, फ्रेम एक्सीलरेटेड है, यानी कि फ्रेम में एक्सीलरेशन है, लेकिन जो फ्रेम में ऑब्जेक्ट रखा गया है वो ऑब्जेक्ट एक समान वेग से चल रहा है। तो यहाँ का जो ऑब्जर्वर रहेगा, इस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर लाइज करेगा, वो ऑब्जर्वर हमेशा ऑब्जेक्ट को कैसा देखेगा, एक्सीलरेटेड देखेगा। ऑब्जेक्ट उसको एक्सीलरेशन में दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेजर किसके सापेक्ष होगा, इस फ्रेम के सापेक्ष। और फ्रेम हमारा एक्सीलरेटेड है, इसलिए ऑब्जेक्ट भी हमको एक्सीलरेटेड मूवमेंट में दिखेगा, एक्सीलरेशन में दिखेगा, भले ही ऑब्जेक्ट क्या है, एक समान वेग से चलता हो। जैसा हमने अभी आपको बताया, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जैसे हमने बताया कि जैसे फ्रेम आपका है वो अनएक्सेलरेटेड है, अनएक्सेलरेटेड का मतलब एक समान वेग से लगातार चल रहा है। तो एक समान वेग से लगातार चल रहा है, तो उसमें रखी हुई जो वस्तु है अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो भी एक समान वेग से लगातार चलती हुई दिखेगी। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी जैसे हम मान लेते हैं कि ये फ्रेम यस और यस डैश हमने बनाया, अब यस को हमने मान लिया कि रेस्ट फ्रेम है, यस डैश हमारा मूविंग फ्रेम है, ठीक, ये एक समान वेग v से मूव कर रहा है। अब इसमें जो वस्तु रखी गई है वो वस्तु, जब यहाँ का ऑब्जर्वर, इस रेस्ट फ्रेम का ऑब्जर्वर इस वस्तु को मेजर करेगा तो इसकी वेलोसिटी को, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को भी वो बताएगा कि जितनी वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा है उतनी वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। ठीक, बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि अनएक्सीलरेटेड। लेकिन अब यहीं अगर हम कह दें कि फ्रेम हमारा एक्सीलरेटेड है, फ्रेम एक्सीलरेटेड है यानी फ्रेम की वेलोसिटी लगातार बदल रही है और ऑब्जेक्ट एक समान वेग से चल रहा है, तो यहाँ पे इसी फ्रेम में लाइज करने वाला ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को इस फ्रेम के सापेक्ष मेजर करेगा, तो इस फ्रेम के सापेक्ष इसको एक्सीलरेटेड कहेगा इसकी भी वेलोसिटी लगातार बदल रही है, भले ही इसकी वेलोसिटी न बदलती हो। क्यों? क्योंकि फ्रेम के सापेक्ष जब मेजर करेंगे तो फ्रेम की स्थिति में परिवर्तन होगा, तो हमको उसमें लाइज करने वाले ऑब्जेक्ट की भी स्थिति में परिवर्तन मेजर होगा, भले ही वास्तविक स्थिति क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो एक समान वेग से चलता हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इफ द फ्रेम इज एक्सीलरेटेड, ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विल अपीयर एक्सीलरेटेड इन दिस फ्रेम, यानी उस फ्रेम में रखी हुई जो बॉडी है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, अगर फ्रेम हमारा एक्सीलरेटेड है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई बॉडी जो उस फ्रेम में रखी गई है वो भी हमको एक्सीलरेटेड नज़र आएगी। किसके कारण? फ्रेम के कारण। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने आपको क्या बताया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम है जिसमें न्यूटन के प्रथम द्वितीय नियम, यानी न्यूटन के नियम होल्ड करते हैं, न्यूटन के नियम सत्य पाए जाते हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो उसी फ्रेम ऑफ, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इसी डेफिनेशन के आधार पे हमने ये पॉइंट बताया आपको कि फ्रेम जब न्यूटन के नियम का पालन करेगा, इसका मतलब है कि फ्रेम अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स न लगाया जाए। यानी कहने का मतलब है कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया को जब फॉलो करेगा तो देयर आर नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज यूज्ड, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर आर नो एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो एफ की वैल्यू
वैल्यू जब जीरो होगी, एफ इजिकल टू जीरो होगा। एफ का फार्मूला हम जानते हैं एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसी भी बॉडी का जीरो कंसीडर हम नहीं करेंगे, तो मास जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसलिए एक्सेलरेशन इजिकल टू जीरो यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी जब इनर्शियल फ्रेम हम कंसीडर करेंगे तो इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, यानी इनर्शियल फ्रेम हमारा कैसा होगा, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। यानी कोई भी अगर हम कहें कि ए फ्रेम इज एक्सेलरेटेड, दैट मीन्स दैट फ्रेम इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम, यानी वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम नहीं कहा जाएगा अगर एक्सेलरेटेड होगा। जो इनर्शियल फ्रेम वही फ्रेम होंगे जो अनएक्सेलरेटेड होंगे, या एक समान वेग से चलते होंगे, या रेस्ट पोजीशन में लगातार बने रहेंगे, उन फ्रेम्स को हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम इस डेफिनेशन के आधार पर, जैसे हमने कहा कि फ्रेम हमारा अनएक्सेलरेटेड होगा, या हमने अभी बताया कि यदि फ्रेम हमारा एक्सेलरेटेड है और उसमें रखी हुई वस्तु जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो रखी हुई वस्तु विल अपीयर यानी हमको प्रतीत होगी एक्सेलरेटेड होगी। आगे हम इसी के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम इज द फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू विच एन अनएक्सेलरेटेड बॉडी इज एन एक्सेलरेटेड इज आइदर एट रेस्ट आर मूविंग विथ कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। यानी कह सकते हैं कि यदि कोई इनर्शियल फ्रेम है, उसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी बॉडी को कंसीडर करते हैं, किसी भी अनएक्सेलरेटेड बॉडी को कंसीडर करते हैं, तो अनएक्सेलरेटेड बॉडी यदि हम किसी इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष कंसीडर करते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष अनएक्सेलरेटेड बॉडी हमको अनएक्सेलरेटेड दिखेगी, अनएक्सेलरेटेड होगी, चाहे वो रेस्ट पोजीशन में बॉडी हो उस फ्रेम में इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष, या वो बॉडी एक समान वेग से चलती हो। अगर हमारा जो फ्रेम है अगर वो इनर्शियल है, यानी कहने का मतलब जिस फ्रेम को हम कंसीडर करें अगर वो फ्रेम हमारा इनर्शियल है, तो इसमें रखी हुई बॉडी हमको अनएक्सेलरेटेड मेजर की जाएगी, यानी ऑब्जर्व होगी, प्रतीत होगी। ये जो बॉडी रखी है ये अनएक्सेलरेटेड होगी यदि ये फ्रेम हमारा यानी कि इनर्शियल फ्रेम में इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष कोई भी बॉडी हमारी अनएक्सेलरेटेड होगी यदि फ्रेम हमारा इनर्शियल है, तो चाहे वो रेस्ट पोजीशन में हो तब भी हमको अनएक्सेलरेटेड समझ में आएगी, और चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हो तब भी हमको अनएक्सेलरेटेड मूव में यानी समझ में आएगी, यानी अनएक्सेलरेटेड होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्रेम हमारा है अगर वो फ्रेम हमारा इनर्शियल है तो उसमें रखी हुई जो वस्तु है वो यानी कि अनएक्सेलरेटेड बॉडी जो आपकी रखी है जो अनएक्सेलरेटेड है, टू विच एन अनएक्सेलरेटेड बॉडी जी अनएक्सेलरेटेड यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमारा इनर्शियल है तो उसमें रखी हुई अनएक्सेलरेटेड बॉडी, यानी वह बॉडी जो एक समान वेग से मूव करती हो या रेस्ट पोजीशन में हो, वो रखी हुई बॉडी अनएक्सेलरेटेड मेजर की जाएगी। चाहे वो रेस्ट में होगी तब भी हमको अनएक्सेलरेटेड नज़र आएगी, चाहे वो मोशन में होगी तब भी वो बॉडी हमको अनएक्सेलरेटेड नज़र आएगी। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट हम यानी ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि यदि कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किसी इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष मूव कर रहा है तो वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यदि ये फ्रेम हमने मान लिया कि हमारा इनर्शियल है, यानी मान लेते हैं रेस्ट में है, ठीक है, अगर कोई दूसरा फ्रेम है जो कि एक समान वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, मान लेते हैं ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये फ्रेम हमारा मूव कर रहा है, तो इस फ्रेम के सापेक्ष ये अगर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम इस फ्रेम के सापेक्ष ये फ्रेम भी हमारा इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष दूसरा इनर्शियल फ्रेम जो कि एक समान वेग से चल रहा है, यानी कि दूसरा फ्रेम जो कि एक समान वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा फ्रेम भी हमारा इनर्शियल कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई फ्रेम हमारा इनर्शियल है तो दूसरा फ्रेम अगर हमारा एक समान वेग से चल रहा है तो इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष दूसरा फ्रेम जो एक समान वेग से चल रहा है वो भी इनर्शियल ही कहा जाएगा। तो कुल मिला के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बस 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन के गति के नियम का पालन होता है, न्यूटन के गति के नियम होल्ड करते हैं, सत्य पाए जाते हैं, जिसमें न्यूटन के गति का नियम लागू होता है, वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे इनर्शियल कहे जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्रेम एक समान वेग से चलता है वो भी फ्रेम हमारा इनर्शियल होगा, जो फ्रेम हमारा रेस्ट पोजीशन में वो भी फ्रेम हमारा इनर्शियल होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्रेम एक समान वेग से चल रहा है वो भी इनर्शियल है, जो नहीं यानी कि जो रेस्ट पोजीशन में वो भी इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। इसके आधार पे हमने न्यूटन के नियम का पालन होता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब F की वैल्यू 0 होगी, जिसके आधार पर हमने आपको बताया कि एक्सेलरेशन 0 होगा। जो फ्रेम
न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करेगा उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन जब 0 होगा दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम हमारा न्यूटन के नियम का पालन करता है, इसलिए इनर्शियल फ्रेम में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा यानी इनर्शियल फ्रेम हमारा कैसा फ्रेम होगा, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। यानी कहने का मतलब किसी भी इनर्शियल फ्रेम में इनर्शियल फ्रेम हमारा अनएक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। इनर्शियल फ्रेम वो कहा जाएगा जो एक समान वेग से चल रहा है, वो भी फ्रेम हमारा इनर्शियल कहा जाएगा। जो विरामावस्था में है वो भी हमारा इनर्शियल कहा जाएगा, वो भी फ्रेम हमारा इनर्शियल कहा जाएगा। तीसरी बात आती है कि यदि इनर्शियल फ्रेम में रखी हुई कोई अनएक्सेलरेटेड बॉडी है, अनएक्सेलरेटेड बॉडी को अगर हम इनर्शियल फ्रेम में रखे हुए हैं तो इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष वो अनएक्सेलरेटेड बॉडी चाहे वो रेस्ट पोजीशन में हो चाहे एक समान वेग से चलती हो वो अनएक्सेलरेटेड ही होगी। यानी कहने का मतलब अनएक्सेलरेटेड कही जाएगी। समझ में आया कि नहीं। तीसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि यदि कोई इनर्शियल फ्रेम है उसके सापेक्ष कोई दूसरा फ्रेम है जो कि एक समान वेग से चलता है तो एक समान वेग से चलने वाला फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष इनर्शियल कहा जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप बाकायदा समझ गए होंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे फ्रेम है जो एक समान वेग से मूव करते हैं या विरामावस्था में बने रहते हैं। यानी जो फ्रेम विरामावस्था में वो भी हमारा इनर्शियल कहा जाएगा, जो एक समान वेग से लगातार चल रहा है वो भी हमारा फ्रेम इनर्शियल कहा जाएगा। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम में रखी हुई अनएक्सेलरेटेड बॉडी चाहे वो एक समान वेग से चलती हो चाहे एक समान वेग से चलती हो, यानी चाहे वो एक समान वेग से चलती हो चाहे विरामावस्था में रखी हुई अनएक्सेलरेटेड बॉडी हमेशा अनएक्सेलरेटेड ही होगी। समझ में आया कि नहीं, इनर्शियल फ्रेम में रखी हुई। ठीक, इस प्रकार से ये डेफिनेशन आपकी इनर्शियल फ्रेम की होगी। इसका जस्ट अपोजिट आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के नियम यानी कि हम यहाँ यही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड ट्रू। इसमें कह रहे हैं, इसमें कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉट होल्ड। ठीक, डज नॉट होल्ड इज कॉल्ड द दैट फ्रेम आर कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस those frame of reference in which Newton's first and second law of motion does not hold true are called non-inertial frame of reference। यानी वे फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता है वे फ्रेम हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहे जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जब न्यूटन के नियम का इसका जस्ट अपोजिट है, न्यूटन के नियम का पालन नहीं होगा यानी कि कह सकते हैं दीज फ्रेम आर एक्सीलरेटेड फ्रेम। ये फ्रेम कैसे होंगे, एक्सीलरेटेड फ्रेम होंगे। यानी कहने का मतलब वे फ्रेम जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सीलरेटेड होंगे, यानी कहने का मतलब असमान वेग से चलते रहेंगे, वे फ्रेम हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहे जाएंगे। ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम के एग्जांपल्स में हम आपको बता सकते हैं, हमने आपको बताया कि वे फ्रेम जो विरामावस्था में वो इनर्शियल फ्रेम कहे जाएंगे, जो एक समान वेग से चल रहे हैं वो इनर्शियल कहे जाएंगे। जैसे आपका स्टार्स है, स्टार्स पे लाइज करने वाला जो भी फ्रेम होगा वो इनर्शियल कहा जाएगा। पृथ्वी पे लाइज करने वाला फ्रेम आपका इनर्शियल नहीं कहा जाएगा क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेटरी मोशन करती है, यानी कि अपने एक्सिस पे स्पिन करती है और सूर्य के चारों तरफ रोटेशनल मोशन करती है, इसलिए पृथ्वी जो भी बॉडी रोटेट करती रहेगी वो इनर्शियल नहीं होगी। ठीक है। तो नॉन इनर्शियल है, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं यानी कि मान सकते हैं, मानने के लिए हम पृथ्वी को इनर्शियल मान सकते हैं क्योंकि हम जब पृथ्वी पे प्रेजेंट होंगे तो पृथ्वी पे हमने कहा कि जिस आप जो फ्रेम में आप प्रेजेंट रहेंगे उस फ्रेम में रखी हुई जिस भी वस्तु को आप देखेंगे अगर वो विरामावस्था में तो वस्तु हमको विराम, तो हम पृथ्वी को एज्यूम कर सकते हैं इनर्शियल, एज ए इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली पृथ्वी हमारी इनर्शियल फ्रेम नहीं होती है क्योंकि जिसमें भी स्पिनिंग या रोटेटरी मोशन होती है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं कहे जाते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम के एग्जाम्पल में आपने समझा कि स्टार्स जो हैं हमारे वो इनर्शियल फ्रेम कहे जाएंगे। स्टार्स हमारे इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। स्टार्स में लाइज करने वाला जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल होगा, लेकिन पृथ्वी पर लाइज करने वाले फ्रेम को हम इनर्शियल नहीं बोलते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। कंसीडर करने
के लिए, मानने के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पृथ्वी हमारा इनर्शियल फ्रेम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जिसमें भी रोटेटिंग यानी जो भी रोटेट करता है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है, ठीक। और इनर्शियल के लिए आप बस इतना जानते रहें कि जो रेस्ट पोजीशन में एक समान वेग से चलता है वो इनर्शियल फ्रेम हमारा है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल का जस्ट अपोजिट नॉन इनर्शियल होता है, इनर्शियल हमारा अनएक्सिलरेटेड होता है, नॉन इनर्शियल एक्सिलरेटेड होता है। ये एक समान वेग से चलता है, ये एक समान वेग से नहीं चलता है, बस बात इतनी है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, ठीक। जो भी चीज़ें हैं हमें उम्मीद है कि आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो ना समझ में आए कमेंट में आप उसको लिखें। धन्यवाद।